हाय पेरेंट्स। आज मैं एक बहुत जनरल टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सवाल पेरेंट्स के मुझसे पूछे गए हैं। वो ये, क्या वेदर से मेरे बच्चे के सेंसरी इश्यूज बढ़ते हैं? वेल, इसका आंसर इतना आसान नहीं होता, मगर डेफिनेटली इसका आंसर यस है। वेल, आसान क्यों नहीं होता और यस क्यों है, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। अगर वेदर से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा सेंसरी इश्यूज, इसके लिए ना सबसे पहले हमें देखनी है कि क्या बच्चे में कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वेल, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम का कहने का मतलब है, क्या आपने कोई नई मेडिकेशन उस बच्चे के साथ स्टार्ट की हो, या फिर आपने उस बच्चे की मेडिसिन बंद कर दी हो, या फिर डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन का डोज अप एंड डाउन किया है, या कोई नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है। बिकॉज अगर ये रीज़न है तो हो सकता है कि ये इस रीज़न की वजह से बच्चा थोड़ा-सा अनईज़ी हो रहा है। एंड डेफ़िनेटली ऑटिस्टिक बच्चे इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कई बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, जिसकी वजह से वो इश्यूज़ ऐसे लगते हैं कि शायद उनके सेंसरी इश्यूज़ बढ़ गए हैं। सेकेंडली जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो है गट। क्या बच्चे का गट नॉर्मल है? कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बिकॉज़ अगेन रीज़न वही है, होगा कुछ भी तो हमें लगेगा कि बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ बढ़ गए हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एंग्जाइटी। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं लगता, किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हो या कोई भी उसके ट्रांजिशन एनवायरनमेंट में होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे की एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अगेन, वो भी रिफ्लेक्ट करेगी कि जैसे उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं। और चौथा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर बच्चे को किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन या फीवर या कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तो भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कि जैसे उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं। मगर ये एक तरीका इसको जानने का यही होता है कि अगर आप पहले बैठेंगे, आप सोचेंगे कि इन 4 चीज़ों में से अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आप इतनी जल्दी कंक्लूजन में मत जाना कि यस, ये सेंसरी इश्यूज़ इसलिए इंक्रीज़ हुए हैं बिकॉज़ ऑफ वेदर। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सपोज़ आपने बैठा, आपने कैलकुलेट किया और देखा कि नहीं, ये सब रीज़न्स तो नहीं है, बिकॉज़ हमने इनमें से कोई भी चीज़ें हमें नहीं दिख रही, उसका गट साफ़ है, कोई मेडिकेशन स्टार्ट नहीं की, कोई एंग्ज़ायटी नहीं है, कोई डे टू डे लाइफ़ रूटीन में हमने चेंज नहीं किया, कोई बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है, ही इज़ एब्सोल्यूटली हेल्दी। अब इस केस में हम सोच सकते हैं कि शायद वेदर चेंज से बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ बढ़े हैं। नाउ पेरेंट्स, ये अगेन इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यूजुअली करना क्या है, आप लोगों को अपने थेरेपिस्ट के पास जाना है। एंड आपके थेरेपिस्ट का ना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि वो जब उसने आपके बच्चे का असेसमेंट किया है और डेफिनेटली जब उसने एक सेंसरी प्रोफाइल भरा है, तो उस सेंसरी प्रोफाइल में डेफिनेटली जो पहले उसके सेंसरी इश्यूज बढ़े हुए थे, हो सकता है थेरेपीज के बाद वो सबसाइड हो गए हों या रिड्यूस हो गए हों, बट उसको चेक इन करनी पड़ेंगी ये चीज़ें कि ये सेंसरी इश्यूज कभी बच्चे में परसिस्टेंट थे या नहीं थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर वो परसिस्टेंट थे, तो ये होता है कि कई बार वेदर चेंज होता है तो जो इश्यूज दब चुके हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये है डेफिनेटली, इसके लिए हमें सेंसरी प्रोफाइल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। नाउ, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि कौन से वेदर चेंज में क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से सेंसरी इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मुझे सबसे पहले पूछेंगे और सबसे कॉमन पूछेंगे, वो है टेम्परेचर। वेल, अगेन मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो जब चीज़ें एक्सट्रीम में जाती हैं, तो मेरी बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसी ही तरीके से अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी बॉडी में टेम्परेचर या फिर टू हॉट या टू कोल्ड में उसको अनईजी महसूस होता है, तो डेफिनेटली हम इसे कहते हैं कि वेदर से उसके सेंसरी इश्यूज अप एंड डाउन हुए हैं। इसी तरीके से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइक जब आप देखते होंगे कि जब बारिश आ रही होती है तो हवा थोड़ी सी हैवी हो जाती है, या फिर जब तेज विंड बहती हैं, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि बच्चा थोड़ा सा एंग्जाइटी में आ जाता है या उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एक बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है कि कई पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ पे एग्री भी करेंगे, कि जब बारिश होती है या फिर जब थंडर स्टॉर्म होता है या जब बादल गरजते हैं, तो उनके बच्चों में एक अलग से एंग्जाइटी आ जाती है, या वो बहुत डर जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। तो ये भी एक रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के वेदर चेंज से सेंसरी इशू
बढ़ता है। इनफैक्ट अगर आप किसी हिली स्टेट में जाते हैं या फिर आप किसी हाइट वाली जगह पे जाते हैं और आपके बच्चे को वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है, तो हो सकता है हाइट से उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाए और सेंसरी इश्यूज बढ़ जाए। कहने का मतलब है ये एंडलेस चीज़ें हैं, अगर मैं एक एक करके समझाने बैठूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बट मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करूंगा ये कहते हुए कि वेदर से डेफिनेटली बच्चे के सेंसरी इश्यूज अप एंड डाउन जाते हैं। अब अगेन एक यहाँ पे सवाल उठता है कि अब किया क्या जाए। वेल पेरेंट्स, एक तो बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप अपने बच्चे का सेंसरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जहाँ पे आप बच्चे की सेंसरी सेंसिटिविटीज़ में बेसिकली वर्क कर रहे हैं, उसको ना इतनी जल्दी बंद मत करिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है अच्छा मेरा बच्चा तो टेक्टाइल सीकर था, अब तो वो कुछ चीज़ हाथ में पकड़ नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ मैं टेक्टाइल प्रोटोकॉल बंद कर देता हूँ। या फिर पेरेंट्स को लगता है कि पहले वो हाइट से डरता था, तो हम स्विंग्स देते थे तो उसकी हाइट की एंग्जाइटी खत्म हो गई और सडनली हम उसको पार्क में लेके जाना बंद कर देते हैं। जिससे कि अब होता क्या है कि जब बच्चा रेगुलर एक्सपोज नहीं करता उस सेंसरी अपने सिस्टम के साथ, तो ये वापस हम देखते हैं कि अब सडनली कोई चेंज होगा तो उसका सेंसरी इशू बढ़ जाता है। तो आप जब भी सेंसरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखें, इररिस्पेक्टिव कि वो सेंसरी इशू रिजॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ। सेकेंडली, सपोजेटली अगर आपके बच्चे का, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि उसकी फ्लैपिंग इंक्रीज हो गई सपोजेटली, तो अब देख सकते हैं कि डेफिनेटली उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव नीड बढ़ गई है बिकॉज उसको गर्मी लग रही है या कुछ भी है। तो आप अपने थेरेपिस्ट को बोलिए, और इनफैक्ट आप भी इतने अवेयर होने चाहिए कि हैंड फ्लैपिंग का ट्रीटमेंट है क्या। तो अब उस केस में ना, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक सेंसरी डाइट की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब डाइट बनती है ना तो वो नीड के हिसाब से बनती है। और सपोजेटली अगर उसकी फ्लैपिंग बढ़ गई है, तो आप सेंसरी डाइट उसकी ऐसी करिए कि हर 2-3 घंटे के बाद उसको प्रोप्रियोसेप्शन देते रहें, या फिर जो भी फ्लैपिंग के ट्रीटमेंट्स आप उसको हर 2-2 3-3 घंटे के बाद उस इंटेंसिटीज के साथ देते रहें। एंड देयर विल बी अ टाइम जब आप देखेंगे कि वापस उसके सेंसरी इश्यूज रिड्यूस होने लग गए हैं। एंड जो वेदर चेंज से अगर सपोजेटली सेंसरी इश्यूज आए तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। बट पेरेंट्स, मैं ना रोज ऐसी सिचुएशन से डील करता हूँ। यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब अपने बच्चे को ना आप डेवलप होते हुए देख रहे हैं और सडनली आपको लगता है कि अरे ये सब तो चला गया था, ये वापस आ गया है, तो आप लोग ना थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये फेजेस आते रहते हैं बिकॉज वेदर पे आपका कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस में, एनवायरनमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। एंड सेकेंडली, ये फेजेस होते हैं, ये फेज आएगा, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, कई बार 1 महीने तक रहेगा, और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली बच्चा अपने ट्रैक पे वापस आ गया है। सो पेरेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एज एज अ पेरेंट एंग्शियस मत होइए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि वेदर से प्रॉब्लम आती है। आप अपने बच्चे का जितना स्ट्रॉन्ग सेंसरी प्रोफाइल समझेंगे, आप जितना स्ट्रांगली अपने बच्चे का सेंसरी प्रोफाइल को जानेंगे, तो आपके लिए उतना ही इजी होगा जब इश्यूज बढ़ते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी जानने में, समझने में अपने बच्चों को। एंड कीप वर्किंग विथ योर किड बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। एंड आई होप कि ये वीडियो अगेन आप शेयर करेंगे उन पेरेंट्स के साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर ऐसे ही टॉपिक्स, बिकॉज ये टॉपिक मैंने कमेंट सेक्शन से निकाला है, मुझसे पूछे गए थे रेगुलरली, तो प्लीज़ आप अपने टॉपिक्स भी लिखते रहिए। अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक मेरे एरिना के अंडर है और मुझे डेफिनेटली उसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।